हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल कुमार और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारे एग्ज़ाम क्लियर होंगे। जी हां दोस्तों, मेरे द्वारा चैनल पे कुछ ऐसा ही पढ़ाया जाता है और कुछ यूनिक अंदाज में एमसीक्यूज पढ़ाया जाता है ताकि आप लोगों को आगे जाके कोई भी दिक्कत ना। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारे एग्ज़ाम क्लियर होंगे और एक से एक बढ़कर एमसीक्यूज पढ़ाए जाते हैं मेरे चैनल से ट्रिक के माध्यम से। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियो को देखेंगे। और दोस्तों एक बात और बता दूं, आज 14 फरवरी है और इस दिन को एक तरह से हमारे देश में काले ब्लैक डे के रूप में भी मनाएं तो कोई बुरा नहीं होगा, क्योंकि आज ही के दिन पुलवामा अटैक हुआ था जिसमें हमारे देश के लगभग 50 जवान जो है वो शहीद हो गए थे दोस्तों। तो आज हम लोग पुलवामा आतंकी हमले में मारे गए भारतीय शहीदों, जो हमारे भारतीय सेना के शहीद थे, उनके आत्मा की शांति के लिए हम लोग दुआ करेंगे और अपने देश का मान सम्मान बढ़े। हमारे भारतीय सेना के माध्यम से जो हमारे देश का मान सम्मान बढ़ रहा है उसमें और 4 चांद लगे और हमारी भारतीय सेना पे कोई आँच ना आए, यही कामना करते हुए हम लोग दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं। दोस्तों हम लोग फिजिक्स में हीट यानी उष्मा चैप्टर कर रहे हैं और उष्मा चैप्टर में हम लोगों ने पार्ट 1 में 80 क्वेश्चन तक कर लिया था और टोटल इसमें 176 क्वेश्चन है। तो आज हम लोग 176 क्वेश्चन पूरा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और 80 क्वेश्चन से आगे इस वीडियो के माध्यम से बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों मेरे चैनल पे, लकी ट्रिक चैनल पे, आप करेंट अफेयर्स भी बिहार के हों या नेशनल करेंट अफेयर्स हो, सभी आप पढ़ सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देखें, वहाँ एक से एक करेंट अफेयर्स, सेलेक्टेड करेंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम में 110% पूछे जाएंगे वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है। तो आप लोग वहाँ से ज़रूर पढ़ेंगे। और चलिए दोस्तों एक आप लोग कोटेशन ले लेंगे, मोटिवेशनल कोट ले लेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और जब दोस्तों वीडियो को सर्च करेंगे आप यूट्यूब पे तो कुछ इसी तरह का आपको दिखाई देगा। फिजिक्स में हीट उष्मा हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। हीट उष्मा का एमसीक्यूज पार्ट 1 हम लोगों ने दोस्तों 80 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज यहाँ से हम लोग पार्ट 2 करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और 80 क्वेश्चन से आगे देखते हैं कि 80 के बाद कौन सा क्वेश्चन है। 81 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतलन क्यों होते हैं? तो श्वेत वस्त्र शीतलन क्यों होते हैं दोस्तों? क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं, यानी वापस भेज देते हैं, इसीलिए हमको ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। क्यों गर्म होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों ताप के अच्छे रोधक होते हैं, ये बाहर नहीं जाने देते हैं, ताप को घेरे हुए रहते हैं, इसीलिए गर्मी लगती है। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, हम लोग घर पे हमारी माँ लोग जब क्या कहते हैं, बर्तन में जब चावल बनाती है, जब उसका ढक्कन बंद रहता है, जब ढक्कन को हम अचानक हटाते हैं तो भाप से कितनी जलन होती है। या एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जब रोटी हम लोग गरम गरम रोटी जब हम लोग खाते हैं, अचानक रोटी जब बीच से फटता है तो उसका भाप जो हमको कितना जलाता है दोस्तों। तो वही ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भाप में जो है दोस्तों गुप्त उष्मा होती है, गुप्त रूप से जो उष्मा होती है, इसी कारण ऐसा होता है। वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा हो। तो जो भरा हो क्या से? ठंडे जल से। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका है? तो ये नियम है दोस्तों किरचॉफ का। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, ये किसका नियम है? किरचॉफ का। चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, 86 नंबर। किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परमताप के चतुर्थ घात के क्रमानुपाती होती है, यह नियम किसका है? तो ये नियम है दोस्तों स्टीफन का नियम है। और कहता है कि स्टीफन का विकिरण नियम क्या कहता है दोस्तों फार्मूला के माध्यम से? तो ये है दोस्तों सी नंबर,
किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। किसका नियम है? ये न्यूटन के शीतलन नियम है। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर कह दिया तो ठंडे होने की दर किसका? तो शीतलन। ठंडा मतलब शीत, शीत मतलब ठंडा, तो ऐसे करके भी इसको याद करेंगे। न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा न हो। गर्म जल 90 डिग्री से 80 डिग्री तक ठंडा होने में 10 मिनट लगता है, तो 80 डिग्री से 70 डिग्री तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? तो ये लगेगा 10 मिनट से अधिक। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? तो थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है दोस्तों? डिबार। थर्मस फ्लास्क। दोस्तों थर्मस फ्लास्क हम लोग देखे होंगे, थर्मस फ्लास्क जो होता है थर्मस, तो उसमें कई लेयर में दीवार बने होते हैं। जैसे मान लीजिए ये थर्मस है आपका, ये आप लोग का ये थर्मस है, मान लीजिए ये मिल्टन का थर्मस मान लीजिए आप, मिल्टन का है, तो इसमें कई लेयर में दीवार होते हैं, दीवार, तभी तो पानी गर्म रहता है। और कोई भी चीज़, अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ ठंडा रखते हैं तो ठंडा ही रहता है, और गर्म रखते हैं तो गर्म। तो इसमें कई लेयर में क्या होते हैं? दीवार होते हैं। तो दीवार से याद रखेंगे थर्मस फ्लास्क को। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि या प्राप्ति नहीं होती। देखिए दोस्तों वही चीज़ कह रहा है ना, तो यहाँ पे इसका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? संचालन और संवहन व विकिरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है। क्यों चमकीली होती है दोस्तों? जब आप लोग मिल्टन का बोतल यूज करते होंगे दोस्तों, तो आप लोग गौर से उसके अंदर को देखेंगे, काफ़ी चमकीली दीवारें होती है। तो ऐसा क्यों दिया जाता है? तो ऐसा दिया जाता है दोस्तों, विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा को रोकने के लिए, बाहर नहीं रोकता है, तभी तो ऐसा रहता है। जो चीज़ जैसा रहता है वैसा ही रहता है। थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है। क्यों रखता है? चमकदार आंतरिक दीवारें जो हम लोगों ने पढ़ा, बाह्य आवरण को दोहरी दीवारें यानी मोटी दीवार। थर्मस फ्लास्क का आविष्कार दीवार ने ही किया था। दीवार से दीवार याद करेंगे तो काफ़ी इजी भी हो जाएगा। को निकलने और प्रविष्ट होने से रोकती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क को दीवारों पर कलई चढ़ाई जाती है? तो ये है दोस्तों विकिरण। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान, किसी पदार्थ के दोस्तों 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगा ऊष्मा कितना होगा दोस्तों? तो ये होगा कितना? विशिष्ट ऊष्मा। उसको क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान जो होगा दोस्तों वो होगा किसमें? जल में। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफ़ी अधिक होती है। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसीलिए ऐसा किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन। निम्न तापीय इंजन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्रायोजेनिक इंजन का कहते हैं, का अनुप्रयोग होता है। तो क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों -196 यानी 196 डिग्री सेल्सियस पर। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है यानी क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है। तो कहाँ होता है? अंतरिक्ष यात्रा, शल्यकर्म, चुंबकीय प्रत्यारोपण में। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले यानी ठोस से सीधा किस में? वाष्प में। तो दोस्तों ऊर्ध्वपातन। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों किसको, ऐसा किस में होता है गुण? कपूर जो देखे होंगे दोस्तों, सीधे क्या होता है? ठोस होता है कपूर, सीधे ये वाष्प में बदलना शुरू कर देता है। ऊर्ध्वपातन पदार्थ है, मैंने अभी बताया ऊर्ध्वपातन पदार्थ क्या है दोस्तों? एक कपूर तो मैंने बताया था, इसके साथ नेफ्थलीन भी है और अमोनियम क्लोराइड भी है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा सभी। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तित हो जाती है यानी ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाती है, ठोस से द्रव। तो देखिए दोस्तों क्वथनांक या गलनांक इसमें देखेंगे तो देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो गलनांक से गल के क्या होगा? द्रव में आ जाएगा। क्वथनांक पे तो आपको ये होता है कि मतलब कोई चीज़ को ये जमाएगा, लेकिन गलनांक में क्या करेगा? गला के लिक्विड में लाएगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है, यानी द्रव से ऊष्मा, यानी द्रव से किस में, वाष्प में बदलता है, तो ऐसा क्या है, तो क्वथनांक है। द्रव से वाष्प में देखिएगा दोस्तों। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका गलनांक जो है दोस्तों घट जाएगा। मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवीय धातुओं की अपेक्षा क्या होती है, तो ये होती है, निम्न होते हैं। द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं, द्रव से वाष्प। तो द्रव से वाष्प में क्या कहते हैं, वाष्पन। द्रव से वाष्प में बदल गया, जिसमें बदल गया वो क्या हो जाएगा, वाष्पन। ठोस से द्रव, यानी ठोस से द्रव में, तो ठोस से द्रव में क्या होगा, गलन हो गया, यानी गलनांक गल जाएगा, यानी ठोस से द्रव यानी पानी हो जाएगा, तो गलेगा। तभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ऐसा क्वेश्चन था। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों, बढ़ेगा। जब दाब बढ़ेगा तो द्रव का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब द्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये पड़ता है दोस्तों, घटता है। अब द्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, घटता है। पानी कब उबलता है, तो पानी कब उबलता है दोस्तों, जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है। जल का स्थितीय वाष्प दाब क्या होता है, वातावरणीय दाब के बराबर होता है। पानी का त्रिगुणांक बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट होता है, तो ट्रिपल पॉइंट कहाँ होता है, 273.16 केल्विन। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु जो होता है वो 273.16 पर होता है। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा, किसी द्रव का वाष्प अगर होने से तो उसका तापमान क्या होगा, तो घटेगा ना दोस्तों, कोई भी चीज़ का। तो 116 नंबर हम देखते हैं। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है त्रिक बिंदु। देखिए बर्फ, पानी और वाष्प यानी 1, 2 और 3 चीज़ें हैं, तो त्रिक बिंदु 3। वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है, तो वाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर नहीं करती है, द्रव की संपूर्ण मात्रा पर, द्रव की संपूर्ण। अब देखते हैं दोस्तों, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगा, तो चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा, तो ये है दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक ऊंचाई पर चावल को पकाने में क्या होगा, ज़्यादा समय लगेगा। किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, तो उपर्युक्त सभी कारकों पर, यानी द्रव के ताप पर, वायु के ताप पर, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर। जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है दोस्तों, जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है, तो ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात होने का कारण है, ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है, तो ये लगता है वायुमंडलीय दाब कम होता है। अगर ऊंचाई पर जो भी चीज़ को पकाने में ज़्यादा समय लगेगा, समझ जाइएगा दोस्तों वहाँ पे वायुमंडलीय दाब क्या होगा, कम होगा, इसीलिए ऐसा होता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों, क्योंकि वाष्पीकरण की दर जो होती है तेज हो जाती है हवा के कारण। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। कपूर जहाँ जाएगा ऊर्ध्वपातन होगा। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा ठंडा पानी क्यों ठंडा रहता है, इसका क्या कारण है दोस्तों। हम लोग गांव देहात में रहते होंगे तो देखते होंगे कि दोस्तों वहाँ पे सुराही में, घड़ा में पानी रखा जाता है, क्यों उसमें पानी ठंडा रहता है, मिनी रेफ्रिजरेटर का काम करता है दोस्तों वो। तो ऐसा क्यों होता है, तो वाष्पीकरण होता है, इसीलिए घड़े में छोटे छोटे छिद्र से होकर हवा जाती है। बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, तो दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। इस बार का दोस्तों बीपीएससी एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है, तो ये घट जाता है। ऊपर सेम क्वेश्चन ऊपर वाला।
पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा, कुछ नहीं होगा। मान लीजिए दोस्तों ये एक गिलास, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है और इसमें हम एक बर्फ़ का स्लाइड लाकर ऐसे डुबो देते हैं, तो आपको लग रहा है क्या पानी ऊपर बहेगा? नहीं, कुछ नहीं होता, अपरिवर्तित ही रहता है। तो इसीलिए ऐसा होता है। आप लोग सोच रहे होंगे बर्फ़ पिघलता होगा तो वो भी तो कुछ पानी लाता होगा। नहीं, जब हम बर्फ़ रखते हैं तो उसके पानी के उतने आयतन को भी तो हटाता है, वही उसके आयतन को बर्फ़ जब पिघलता है तो उसको आयतन को वो कवर कर लेता है, इसीलिए वो सेम पे रहता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार होता है। क्यों तैयार होता है? जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? तो ये है दोस्तों, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं वाष्पीकरण। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर तो ये उबलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस से कम। वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा। किसी ठोस पदार्थ की एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। अब कहता है कि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है, तो कितना होता है गुप्त ऊष्मा का मान? तो ये होता है दोस्तों 80 कैलोरी पर ग्राम। वाष्प की गुप्त ऊष्मा क्या होती है दोस्तों? तो वाष्प की गुप्त ऊष्मा जो होती है वो होती है 536 कैलोरी पर ग्राम। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, तो ये मैंने ऊपर भी बताया था दोस्तों। भाप में क्या होती है? गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। जैसे मैंने रोटी फटने से जो हाथ में जलन होती है वो सब मैंने बताया था आपको। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। तो ये क्या संरक्षित होता है? ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो ये मिलती है दोस्तों प्रथम नियम से। रुद्धोष्म परिवर्तन में खाली स्थान होता है। रुद्धोष्म परिवर्तन में ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। देखिए रुद्धोष्म है, रुद्धोष्म माने ऊष्मा अपरिवर्तित यानी कुछ नहीं चेंजिंग होती है। रुद्धोष्म यानी अवरोध कुछ का, तो ऐसे करके। समतापीय परिवर्तन में खाली स्थान होता है, तो समतापीय परिवर्तन में ताप अपरिवर्तित रहती है। समतापीय कह रहा है तो समान ताप होगा, इसीलिए ताप क्या होगा? अपरिवर्तित होगा। देखिए इसके क्वेश्चन में ही आंसर है, यानी ताप अपरिवर्तित होगा। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? तो थर्मोस्टेट का कार्य होता है एक समान तापमान बनाए रखना। तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध मामला है? तो ये संबंध मामला है ऊर्जा के संरक्षण के नियम का। अब 145 नंबर देखते हैं दोस्तों। सूर्य की सतह का तापमान क्या होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान दोस्तों होता है कितना? 6000 केल्विन। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो इनमें कौन सा परिवर्तन होता है? तो ये होता है क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु क्या होता है? घटता है। गर्म मौसम में पंखा चलाने पर आराम महसूस होता है, क्यों ऐसा होता है? तो ये होता है हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। और दोस्तों अब देखते हैं 149 नंबर क्वेश्चन। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह क्या होता है दोस्तों? काला और खुरदुरा होगा। काला और खुरदुरा होगा तो क्या होगा? वो ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित करेगा। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है? तो ये होता है दोस्तों 160 डिग्री, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्मामीटरों में आमतौर पर पारद का प्रयोग होता है, क्यों ऐसा किया जाता है? तो ये होता है उच्च चालकता होती है इसका, इसीलिए ऐसा किया जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? मैंने ऊपर भी पढ़ा था दोस्तों, इसको क्या होता है? बढ़ जाता है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट।
एक धूप वाले दिन किसी स्थान का तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पर 113 है, तो इस तापमान का केल्विन पैमाने पर कितना होगा? तो ये होगा दोस्तों 318। अब देखिए दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पर अगर 113, यानी फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना मान है? 113। तो आपको इसको अगर केल्विन ताप पे पूछेगा तो बस क्या करना है कि 273 में जो है दोस्तों वो क्या करना है, फ़ारेनहाइट को जोड़ देना है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा केल्विन का? 273 प्लस एफ। तो 273 में अगर 113 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं ये यहाँ पे समझ का ये हो गया था ये। तो यहाँ पे दोस्तों एक धूप वाले किसी स्थान का तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पर दोस्तों 113 है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर ही 113 है। तो इस तापमान का केल्विन स्केल पाठ्यक्रम पर कितना होगा? तो ये केल्विन स्केल पाठ्यांक का बोल रहा है दोस्तों, कितना पाठ्यांक कितना होगा? तो ये होगा दोस्तों 318 होगा। तो चलते हैं आगे दोस्तों। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि, मैंने ऊपर भी बताया था दोस्तों इस क्वेश्चन को, क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो विशिष्ट ऊष्मा निर्भर करती है पिंड के द्रव पर। अब चलते हैं, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदायक होता है। हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा था, एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो ये क्या करता है, ये अपने ऊपर पड़ने वाली ऊष्मा को परावर्तित कर देती है सफ़ेद कपड़ा, और काला कपड़ा क्या करता है? अवशोषित करता है। तो ये फ़र्क आप लोग ध्यान दीजिएगा। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो काला क्यों छोड़ा जाता है? ये काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। एक दोस्तों यहाँ पे देखना होगा कि दक्षिण अफ्रीका के लोग जो होते हैं, दक्षिण अफ्रीका के लोग काले होते हैं और इंग्लैंड के लोग गोरे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा गर्मी किसको लगेगी? तो दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों की क्यों लगेगी गर्मी? क्योंकि काले लोग होते हैं तो वो उस ऊष्मा का अच्छा अवशोषक करेगा, इसीलिए इसको गर्मी ज़्यादा लगेगी इंग्लैंड वालों की तुलना में। अब चलते हैं 158 नंबर। एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? तो ये होती है ताप की खराब अवशोषक, क्योंकि अवशोषक नहीं करती है, और अच्छी परावर्तक होती है श्वेत चीज़ें, जो हम लोग स्वेटर वगैरह में, और वाइट और काला वाला में जो अभी पढ़ा था मैंने, वही है क्वेश्चन, फ़र्क नहीं है। किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? तो वाष्पन की दर निर्भर नहीं करती है वायुमंडल में क्या है? उघरे हुए उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस पैमाने हेतु उपयुक्त हो, वो क्या होता है? तो वो होता है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। थर्मामीटर तापमान में किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? तो ये है दोस्तों गैलिस्टीन। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्मी रखती है। क्यों रखती है? तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। 2 कमीजों के बीच वायु की परतरोधी माध्यम के रूप में काम करती होगी, हवा बाहर नहीं आने देती होगी। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है? तो ऊष्माधारिता जल की अधिक होती है। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है? ये होती है, घटती है। सेल्सियस में माप का कौन सा तापमान 300 के बराबर होता है? तो ये होता है दोस्तों कौन सा? 27 डिग्री। यहाँ दोस्तों जो मैंने ऊपर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था वो यहाँ पे होगा दोस्तों, गौर करेंगे। सेल्सियस में जो है माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर वो काम करेगा जो मैंने बताया था, 273 और प्लस 27 करेंगे। 200 केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में जोड़ देंगे तो हमको क्या प्राप्त होता है? केल्विन प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, 273 में अगर 27 जोड़ेंगे तो ये 300 प्राप्त हो जाएगा। तो ये रहा ये क्वेश्चन। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? तो ये है दोस्तों वाष्पन। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो ब्लैक बॉडी अवशोषित कर सकती है केवल उच्च तरंग दैर्घ्य को। अब चलते हैं 168 नंबर। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं?
तो ये करते हैं दोस्तों साफ मौसम। केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए दिए गए ताप में, देखिए दोस्तों मैंने बताया था कि केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, तो 273 घटाना पड़ता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ उल्टा पूछा है केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को, तो केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को जो है वो सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, उसको घटाते हैं ना कि जोड़ते हैं। तो यहाँ पे गौर करना है। बर्फ़ के बुरादे में पैक क्यों किया जाता है, बर्फ़ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है, तो ये पैक किया जाता है, बुरादा उष्मा का कुचालक होती है, इसीलिए ऐसा किया जाता है। मिट्टी के घड़े में निम्न में किस क्रिया के कारण जल, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था वाष्पीकरण। मिट्टी के घड़े में जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, छोटे छोटे घड़े में छोटे छोटे एकदम छिद्र होते हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसी के द्वारा क्या होता है, हवा इसमें जाती है और पानी ठंडा रहता है। शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है, तो शीतलन की दर निर्भर करती है बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच के तापांतर में। गैसों के दो विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित है, तो किसके द्वारा, तो ये है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पसीना शरीर को ठंडा रखता है क्योंकि वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का दोस्तों, यदि एक प्रणाली निकाय सिस्टम का तापमान केल्विन में x है तथा डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसके बीच में संबंध क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए दोस्तों मैंने ऊपर भी बताया था ताप केल्विन में x है, ताप केल्विन में x है और यहाँ पे 273 में क्या करना है, डिग्री सेल्सियस को मैंने कहा था, डिग्री सेल्सियस को यहाँ पे जोड़ देंगे तो हम लोग को केल्विन आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का लास्ट इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूर्य से आने वाली विकिरण मुख्यतः इस रूप में होते हैं, तो किस रूप में होते हैं, प्रकाश और लघु तरंगदैर्घ्य अवरक्त विकिरण के रूप में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर दबाएंगे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एक से एक बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से सारे प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाकर देखिए। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।